ओम शांति, ओम शांति। 25 अगस्त दादी प्रकाशमणि जी के सूक्ष्म वतन में अव्यक्त होने का दिन है। दादी प्रकाशमणि को भूलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दादी जी न केवल मेरी शिक्षिका थी बल्कि मेरी गुरु भी थी, जिन्होंने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं दादी प्रकाशमणि को बचपन से ही जानती थी, क्योंकि दादी मुंबई के मुख्य केंद्र में रहती थी और मैं वहाँ के छात्रों में से एक थी। मैं बहुत छोटी उम्र में ही बाबा के पास आ गई थी। इसीलिए मैं दादी प्रकाशमणि से मिली और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, जो मुझे लगा कि यह मेरा सच्चा घर है और दादी प्रकाशमणि मेरी माँ, मेरी शिक्षिका, मेरी गुरु, मेरी सच्ची मार्गदर्शक की तरह थी। इसीलिए मुझे लगता है कि जब मैं बाबा के पास आई थी तब मैं लगभग 12 साल की थी और मैंने मुंबई में दादी प्रकाशमणि जी को देखा। दादी ने हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन किया। वह मुझे स्कूल यूनिफॉर्म में आते हुए, कक्षा में आते हुए, मुरली सुनते हुए, फिर स्कूल जाते हुए और फिर कॉलेज जाते हुए देखती थी। और जब भी मुझे कोई समस्या होती थी तो मैं दादी प्रकाशमणि से बात करती थी। मैं देखती थी कैसे वह मुरली पढ़ती थी और मुरली को बहुत अच्छी तरह से समझाती थी। वो इतने प्यार से पढ़ती थी कि मुझे उस समय ऐसा लगता था कि जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं भी इसी तरह से मुरली पढ़ूंगी। तो मैं दादी प्रकाशमणि से बहुत प्रेरणा लेती थी। तो जैसा उनका नाम था, दादी प्रकाशमणि, प्रकाश की मणि, वह एक सच्चा मणि थी जिन्होंने दुनिया में ज्ञान का प्रकाश फैलाया, लेकिन उन्होंने इस प्रकाश को सीधे मेरी दुनिया में भी फैलाया। जब मैं कॉलेज में थी तो मैंने दादी जी से पूछा कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, और दादी ने मुझे बताया कि क्योंकि मैं बंधन में थी और मैं सेवा केंद्र में आकर नहीं रह सकती थी, उसके लिए दादी ने मुझे बताया तुम्हें घर से एक पत्र लाना होगा, तभी तुम सेंटर में रह सकती हो, क्योंकि मैं बंधन में थी। इसीलिए मेरे लिए पत्र प्राप्त करना आसान नहीं था। लेकिन फिर दादी जी ने मुझे सलाह दी कि तुम कुछ हायर स्टडीज़ करो। तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और जब मैं जनवरी में अपने अंतिम वर्ष में थी तो बाबा अव्यक्त हो गए और दादी प्रकाशमणि माउंट आबू चली गई। तो तब से वे माउंट आबू में रहती थी, लेकिन उससे पहले वे मुंबई में रहती थी और महाराष्ट्र, गुजरात और भारत के कई अन्य राज्यों सहित दक्षिण भारत के सभी केंद्रों की देखभाल करती थी। और दीदी मनमोहिनी माउंट आबू में रहती थी और भारत के उत्तरी राज्यों की देखभाल करती थी। तो दादी जी और दीदी मनमोहिनी एक दूसरे के बहुत करीब थी और बेशक ब्रह्मा बाबा के भी बहुत करीब थी। मैं हर दिन दादी को शाम को ब्रह्मा बाबा को एक पत्र लिखते हुए देखती थी। दादी हर दिन ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखती थी और अगले दिन वह पत्र माउंट आबू पहुंच जाता था और बाबा उसी दिन उत्तर देते थे और वह पत्र अगली सुबह मुंबई आ जाता था। तो यह पत्र व्यवहार हर दिन चलता था, क्योंकि मुंबई ही वह स्थान था जहाँ से बाबा को अपने बच्चों को देने के लिए उपहार मिलते थे। तो यह सब मुंबई में ही था, इसलिए दादी जी वहाँ थी और माउंट आबू या माउंट आबू के बच्चों के कल्याण की भी देखभाल करती थी। और जब बाबा अव्यक्त हो गए तो दादी जी मधुबन में रहने लगी। तो मुझे याद है जब अव्यक्त बाप दादा ने कहा था कि अब कुमारियों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम होना चाहिए,
तो मैं उन कुमारियों में से एक थी जो दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी के नेतृत्व में उस ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल हुई थी। तो वे वास्तव में बहुत प्रेमपूर्ण, बहुत स्नेही थी। मुझे लगा कि यह मेरा सच्चा घर है और अब मुझे बाबा के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। इसीलिए वर्ष 1969 में मैंने बाबा के सामने अपना जीवन समर्पित कर दिया और मुंबई में ही सेंटर में रहने लगी। फिर दादी जी माउंट आबू से मुंबई आई और मैंने दादी से कहा, दादी मैं मुंबई में नहीं रहना चाहती, आप मुझे कहीं और भेज दीजिए जहाँ मैं अंग्रेज़ी में सेवा कर सकूं। इसलिए दादी जी ने मुझे बेंगलोर भेज दिया। तो यह सब दादी जी के मार्गदर्शन में हुआ और आज मैं मधुबन में हूँ। तो उन्होंने मुझे बेंगलोर भेज दिया। मैं वहाँ 1 साल रही और जब मैं मधुबन वापस आई तो दादी जी ने कहा, अब तुम काठमांडू नेपाल में जाओ और वहाँ सेवा करो। तो मैं नेपाल चली गई और फिर 1 साल बाद जब मैं मधुबन वापस आई तो दादी जी ने कहा कि अब हैदराबाद जाओ। तो और मैं हैदराबाद में सेवा करने लगी जो कि दक्षिण भारत में है। मैं वहाँ 1 साल तक रही और उसके बाद जब मैं मधुबन गई तो दादी जी ने मुझे बताया कि अब विदेश में सेवा करने के लिए निमंत्रण मिला है, तुम मुंबई जाओ और अपना पासपोर्ट बनाओ। इसीलिए मैं अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए मुंबई आई और हमें अफ्रीका जाने का निमंत्रण मिला। इसलिए वर्ष 1974 में दादी जी ने मुझे और वेदांती बहन को अफ्रीका में सेवा करने के लिए भेजा। हमने वहाँ 1 साल तक सेवा की और फिर मैं मॉरिशस आ गई और मॉरिशस में सेंटर शुरू किया। मैं वहाँ 1 साल, लगभग 1 साल तक रही और जब मैं 1976 में मधुबन गई तो दादी जी ने मुझसे कहा कि अब मधुबन में तुम्हारी ज़रूरत है। इसीलिए दादी मुझे बचपन से ही बहुत अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए उन्हें लगता था कि मुझ पर उनका अधिकार है और जहाँ भी वो चाहती थी मैं वहाँ चली जाती थी। तो उन्होंने कहा कि अब आप मधुबन में ही रहें क्योंकि मधुबन में डबल विदेशी आने लगे हैं। विदेशों में कई जगह सेंटर खुल गए हैं और डबल विदेशियों के लिए गाइड के रूप में एक शिक्षक या अनुवादक की ज़रूरत है और राजयोग शिविर भी शुरू हो गए हैं। तो दादी जी ने मुझसे पूछा क्या मैं मधुबन में रहना चाहूँगी। मैंने कहा कि अगर मैं मधुबन में रह सकती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। तो 76 से मैं मधुबन में रहने लगी। तो मुंबई में मैं दादी जी के साथ थी। फिर जब माउंट आबू आई तब भी मैं दादी जी के साथ थी। तो जब भी कुछ होता तो मैं दादी जी को तुरंत बता देती थी। जब मैं मधुबन में रहने लगी तो एक दिन मैं दादी जी के पास गई और बोली, दादी मैं मधुबन में रह रही हूँ, निश्चित रूप से मैं सेवा कर रही हूँ। विदेश से भी आत्माएं आ रही हैं और भारत से भी आ रही हैं और मैं यहाँ रहती हूँ और मैं पूरी दुनिया की सेवा कर रही हूँ। मुझे लगता है बाबा ने मुझे सही जगह पर रखा है ताकि मैं दुनिया की सेवा कर सकूं। लेकिन दादी जी मुझे क्या पुरुषार्थ करना चाहिए ताकि मैं मधुबन में अपनी प्रगति कर सकूं। तो दादी जी ने मुझसे कहा कि देखो शीलू, तुम बहुत अच्छी टीचर हो, क्योंकि दादी को मुझ पर पूरा भरोसा था। इसीलिए उन्होंने मुझे विदेश में सेवा करने और केंद्र खोलने के लिए भेजा। उन्होंने कहा बहुत अच्छी टीचर हैं, लेकिन आपको एक अच्छी माँ भी बनना है और मधुबन में आने वाले डबल विदेशियों की देखभाल करनी है, क्योंकि उन्हें प्यार चाहिए, स्नेह चाहिए, देखभाल चाहिए, पालना चाहिए और यही आपको करना है। तो आप मधुबन में रहें और इन डबल विदेशियों की संभाल करें। और फिर मैंने कहा, दादी क्या मैं विदेश नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैंने अफ्रीका और मॉरिशस में
2 साल से अधिक समय तक सेवा की थी और दादी ने कहा तुम ज़रूर जाओगी। फिर मुझे याद है 1982 में मैं श्रीलंका गई थी। दादी जी ने मुझे वहाँ भेजा था क्योंकि उन दिनों जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में कोई सेवा नहीं होती थी क्योंकि बारिश का मौसम होता था। तो दादी हमेशा मुझे विदेश भेज देती थी और मैं कई देशों में जाती थी। मैं श्रीलंका गई, मैं यूरोप गई, मैं फिर से अफ्रीका गई, अमेरिका में भी कई हिस्सों में गई। इसलिए मैं कह सकती हूँ दादी जी के मार्गदर्शन से मैं दुनिया भर के 75 से ज़्यादा देशों की यात्रा कर सकी। तो मुझे लगता है कि हाँ, दादी मेरी सच्ची दोस्त भी थी, न सिर्फ माँ, टीचर, मार्गदर्शक, गुरु, बल्कि मेरी सच्ची दोस्त भी थी। इसीलिए मुझे दादी जी की कमी ज़रूर खलती है। कई लोग मुझसे पूछते भी हैं, मधुबन में दादी के बिना आपको कैसा लगता है? मैं कहती हूँ कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि दादी नहीं है। मुझे लगता है दादी हमेशा मेरे साथ है, क्योंकि मेरा कमरा दादी जी के कमरे के ऊपर था। इसलिए जब भी मैं नीचे आती तो दादी जी के कमरे में झांकती और उनकी उपस्थिति महसूस करती। लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकती हूँ कि दादी को अब एक उच्च भूमिका निभानी है और निश्चित रूप से वह एडवांस पार्टी में है और अन्य आत्माओं का मार्गदर्शन कर रही है। और वास्तव में मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ उन्हें गोल्डन एज में बहुत ऊंचा पद प्राप्त होगा। मुझे याद है एक डबल विदेशी ने दादी प्रकाशमणि से पूछा था, दादी जी आप तो दूसरे श्री नारायण बनने जा रही हैं ना? क्या आप सतयुग में दूसरे श्री नारायण नहीं बनने जा रही हैं? खैर, दादी ने उस डबल विदेशी से पूछा, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? बाबा ने तो कुछ भी ऐसी घोषणा नहीं की है। तो दादी बहुत विनम्र थी और वह कभी भी किसी की प्रशंसा स्वीकार नहीं करती थी। तो दादी ने कहा कि आप कैसे मानते हैं कि मैं दूसरा नारायण बनूंगी? बाबा ने मुझे नहीं बताया, आप भी दूसरे नारायण बन सकते हो। तो वह व्यक्ति बहुत हैरान हुआ, मैं कैसे बन सकता हूँ दादी? मैं आपकी तरह नहीं हूँ। दादी ने कहा कि कोई भी सीट अभी फिक्स नहीं हुई है, आप कोई भी सीट ले सकते हैं और वैसा बन भी सकते हैं। तो यह थी दादी प्रकाशमणि जी की निर्माणता। वह न केवल निर्माण थी बल्कि बहुत प्यारी और स्नेही भी थी। एक बार मैंने दादी से कहा, दादी क्या हम लव और लॉ के बीच हमें बैलेंस नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लॉ भी ज़रूरी है? लेकिन दादी ने कहा कि नहीं, ये एक परिवार है, इस आध्यात्मिक परिवार में लव ही लॉ है। हम लॉ अपने हाथ में नहीं ले सकते, ये हमारा काम नहीं है। केवल बाबा धर्मराज ही हैं जो लॉ अपने हाथ में ले सकते हैं। हम प्यार से समझा सकते हैं, बस इतना ही। तो हमें यही करना है। और दादी मुरली को बहुत खूबसूरती और प्यार से पढ़ती थी। बाबा के प्रति बहुत प्यार था और मुझे लगता है कि हाँ, दादी जी थी। बाबा ने जो कुछ भी सिखाया वह उनका वास्तविक स्वरूप बनी और वह निश्चित रूप से बाप समान बन गई। वह सत्य में एक फरिश्ता बन गई। जब उनके अंतिम दिनों में मैं दादी के पास जाती थी और मुझे उनसे कुछ पूछने का मन करता था, तो अब जानते हैं, जैसे ही मैं उनके पास पहुंचती, मैं दादी से दृष्टि लेती और सब कुछ भूल जाती। मैं तो यह भी भूल जाती कि मुझे दादी जी से क्या पूछना था। लेकिन फिर मुझे लगता चलो दादी से दृष्टि ही ले लूं। तो निस्संदेह वह बहुत फरिश्ते जैसी, बहुत सूक्ष्म, बहुत अनासक्त उपराम हो गई थी और हर समय दृष्टि देती थी। ज़्यादा बोलती नहीं थी, इसलिए मुझे महसूस हो गया कि हाँ, दादी जी अपनी कर्मातीत अवस्था में पहुंच गई हैं। और एक दिन 25 अगस्त को मैं बाबा की गोद में उड़कर उनके पास चली गई। तो मुझे दादी जी की याद आती है, लेकिन मुझे पता है ये सब ड्रामा है और उन्हें इसमें भी बड़ी भूमिका निभानी है। धन्यवाद। ओम शांति।